की गजलें बाकी शोरा हजरात के मुकाबले मीलों आगे थी। डॉक्टर तासीर के श्रीनगर जाने के बाद बज़्म सुखन मराने पंजाब तो बंद हुई, लेकिन फैज को शेर व शायरी की एक भरपूर दुनिया मिल चुकी थी। हाँ, अमृतसर में ही फैज की जिंदगी का एक तीसरा और सबसे अहम मोड़ आया, उनकी शादी। डॉक्टर तासीर एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी ज़ौजा अंग्रेज खातून थी और उनकी छोटी बहन एलिस जॉर्ज उनसे मिलने के लिए कभी कभार अमृतसर आया जाया करती थी। फैज की मुलाकात एलिस से वही हुई। वो हम ख्याल बने, दोस्त बने और शरीके हयात बने। कल की मुशायरे में तो बस आप ही आप छह रहे भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। मिस्टर फैज, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब आपकी आंखों में गहरी उदासी थी। काफी गमगीन थे आप, जैसे इश्क में गहरी चोट खाए हुए हो। जी, वजह फरमाया आपने। वैसे मुझे आपकी कभी बातें भी याद हैं। आपने मुझे पहली बार ये एहसास दिलाया था कि हमारे चारों तरफ इतना गम, इतना दुख दर्द फैला हुआ है कि इन सब के सामने अपना गम कुछ भी नहीं। फिर मैंने आपकी दिली किताबों को पढ़ा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बार बार मुताला भी किया और तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा बन गया। आपके रवैये में तब्दीली कल के मुशायरे में साफ झलक रही थी। वैसे जब मैं अपने शिकस्ता दिल के दायरे को तोड़कर बाहर आया तो मैंने ये नज्म लिखी थी। इजाजत? हाँ, जरूर। आइए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो हमें जहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों की सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस की राहत के सिवा। वाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत नज्म है। मिस्टर फैज, लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी तब आपने भी मुझे लंदन आने का प्रॉमिस किया था। एलिस, मैंने सिर्फ वादा ही नहीं किया था बल्कि उस वादे को वफा करने की पूरी कोशिश की थी। प्रोग्राम तय हो चुका था पर ऐलान जंग होते ही लंदन जाने पर पाबंदी लग गई। मिस्टर फैज, आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर तासीर का तबादला श्रीनगर हो गया है। वो कुछ ही दिनों में वहां पर चले जाएंगे और मुझे भी लंदन जाना पड़ेगा। एलिस, कुछ ऐसा एहतमाम कर लेते हैं जिससे आपको लंदन जाना ही ना पड़े। क्या कहा? लंदन ना जाना पड़े? वो दरअसल मेरे घर वालों का मुझ पर बहुत दबाव है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। एलिस, क्या तुम? शादी? हाँ। लेकिन फैज, ये कैसे मुमकिन है? हमारी ज़बानें अलग हैं, हमारे मुआशरे अलग हैं और एलिस, मैंने अपने बुजुर्गों से बात कर ली है। उन लोगों का कहना है भाई शादी तुम्हारी है, खानदान की नहीं, तो तुम जैसा मुनासिब समझते हो। अब कहीं तुम वो दुल्हन की तरह सजने में तो एतराज नहीं है ना? भाई दुल्हने तो हमारे यहाँ भी सजाई जाती है, लेकिन हाँ, मैं वो बुर्का नहीं पहनूंगी। अच्छा, मत पहनना होगा, लेकिन निकाहनामे के लिए नाम तो चाहिए। क्यों? एलिस नाम में कोई बुराई है? मेरी डार्लिंग, एलिस नाम में भला क्या बुराई हो सकती है? मैंने तुम्हारे लिए नाम सोचा है। नाम? हाँ, बताओ। कुलसुम। क्यों, आपको पसंद नहीं आया? बस जश्न।
शादी वहीं श्रीनगर में उनके घर पर हुई और निकाह पढ़ाया शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने। और शादी के कुछ सालों बाद हुई दो फूल सी प्यारी बच्चियां सलीमा और मुनीसा। दरअसल ये वो जमाना था जब दूसरी जंग अजीम पूरे रूज पर थी और हिंदुस्तान भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस वक्त मुल्क में दो नुक्ता नजर पाए जाते थे। बहुत से सियासी रहनुमा इस जंग के मुखालिफ थे और जेलों में बंद थे। लेकिन जब 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो जंग की सूरत हाल बदल गई। अब दूसरा ख्याल ये पैदा हो गया कि ये जंग फासिस्टों के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसीलिए हर साहिब नजर का इस जंग में हिस्सा लेना जरूरी हो गया। दूसरा ये वो जमाना था जब ब्रिटेन के रिश्ते अपने ही दोस्त मुल्कों के साथ ठीक नहीं चल रहे थे। उधर महात्मा गांधी का भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू हो गया जो आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया। अब अंग्रेजों के सामने दो बड़ी मुश्किलात, एक लोगों को फौज में भर्ती करना और दूसरा उनकी हुकूमत के खिलाफ अवाम में बढ़ता गुस्सा। फैज दूसरे ख्याल से मुतासिर थे तो उन्होंने कॉलेज की मुलाजमत से इस्तीफा दिया और कैप्टन की हैसियत से फौज में शामिल हो गए। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन महकमे के एक आयरिश ब्रिगेडियर के सामने उनकी पेशी हुई जो कि खुद किसी जमाने में सहाफी रह चुका था। कहो क्या कहना चाहते हो? सर, हालात ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये बात हिंदुस्तानी सिपाहियों को बताना बहुत ही मुश्किल है कि जंग जीतना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सर, इसका फैज तशरीफ रखिए। इसका फैज, तुम्हारे बारे में पुलिस की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि तुम पक्के कम्युनिस्ट हो। सर कम्युनिस्ट कौन है ये तो मैं जानता हूँ, पर पक्का कम्युनिस्ट ये कौन है इसका मुझे इल्म नहीं है। इंसान तुम अकलमंद लगते हो। चलो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कम्युनिस्ट हो या फासिस्ट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं भी यहाँ पर फौजी बनकर आया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी प्लानिंग में मेरी मदद कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर धोखा दिया तो मुश्किल होगी और मैं जानता हूं तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। सर आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। गुड। मिस्टर फैज, हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत जोर पकड़ती जा रही है। आगे क्या शक्ल इख्तियार करेगी, क्या लगता है? सर मुखालफत की एक चिंगारी तेजी से शोला बनती जा रही है। फिलहाल हिंदुस्तान की आज़ादी से बड़ा सवाल ब्रितानी हुकूमत की हिफाजत का है। ब्रिटेन के लिए जंग अपने वजूद की जंग बनती जा रही है। जापान ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा है। अगर इस जंग में जापान या जर्मन को फतेह मिल गई तो ये समझिए कि ब्रितानी हुकूमत के सामने 100-200 साल तक की गुलामी का अंदेशा पैदा हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान को इसे अपनी जंग समझकर ब्रिटेन के साथ खड़ा होना चाहिए। बट ये तो एक सियासतदान के लिए सियासत समझने का तरीका होगा, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों को ये बात कैसे समझाई जाए? सर फौजियों को ये बात समझाई जा सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे? ठीक तो वैसे ही जैसे कम्युनिस्ट अपनी बात समझाते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सर कम्युनिस्ट छोटी छोटी टोलियां बनाते हैं, फिर उन टोलियों को अपनी बात समझाते हैं और धीरे धीरे वो बात आगे बढ़ती जाती है। लेकिन फौज में ये सब कैसे मुमकिन होगा? सर फौज में भी हम छोटी छोटी यूनिट्स बनाएंगे और उन यूनिट्स के अफसरों को समझाएंगे कि फासिज्म होता क्या है, इससे दुनिया और समाज को क्या क्या खतरे हैं। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि ये जर्मनी, जापान, इटली, इनके इरादे क्या हैं। जब अफसर हमारी बात समझ जाएंगे तो वो बड़ी आसानी से अनपढ़ सिपाहियों तक हमारी बात पहुंचा देंगे। काश सर ऐसा हो पाए। नहीं सर, ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम अपनी फौज पर कम्युनिस्टों का रंग क्यों चढ़ने देंगे, ये सही नहीं है सर। आप इत्मीनान रखिए, ये एक अच्छी तजवीज़ है, हम इसे आला अफसरों तक पहुंचा देंगे। फैज, क्या आप इसे एक प्रोजेक्ट की शक्ल में लिखकर दे सकते हैं? बिल्कुल जनाब। डू इट। बात वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ और इंडिया ऑफिस तक पहुंच गई और आखिरकार उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और जोश ग्रुप की तश्कील की गई जिसे जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। और मुझे महज 3 ही सालों में
कर्नल बना दिया गया। उस जमाने में किसी भी हिंदुस्तानी के लिए अंग्रेजी फौज में उससे बड़ा ओहदा था ही नहीं। मेरे लिए अंग्रेजी फौज और उस सरकार को समझने का यही तो सबसे अच्छा मौका था। मैंने वहीं पर सहाफत सीखी, क्योंकि इंडियन आर्मी की तमाम खबरें देने का काम मेरे ही जिम्मे था। मैं इंडियन आर्मी में पॉलिटिकल कमिश्नर का काम करने लगा और दूसरी आर्मी जंग के खात्मे पर मुझे ये सब बिल्कुल बेमानी लगी, बिल्कुल बेमानी। और एक दिन